that should be converting of calories into joules, because 1 calorie is equal to 4.184 joules, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जॉल्स को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4.184 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कैलोरीज हैं और ये हमारे क्या जॉल्स। तो क्या कुछ कैलोरीज बताई हुई हैं कि हमारे पास कितनी कैलोरीज जो हैं वो कितने जो है वो एनर्जी के बराबर होते हैं। जी, एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म्स यूज होती हैं हीट कैपेसिटी और एक टर्म यूज होती है स्पेसिफिक हीट, ये दो टर्म्स हैं, स्पेसिफिक हीट एज वेल हीट कैपेसिटी। तो इनका कंपैरिजन भी है आगे, एक ईयर में भी ये बात आएगी। स्पेसिफिक हीट हम इसको एस से मोस्टली डिनोट कर रहे होते हैं और हीट कैपेसिटी सी से। ये जो स्पेसिफिक हीट है ये भी हीट चेंज है और जो हीट कैपेसिटी है ये भी हीट चेंज है। फिर फर्क क्या है? स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं that is a of the substance in an amount of heat it takes place to raise the temperature of 1 gram by 1 Celsius। अगर 1 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है तो उसका 1 सेल्सियस हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो इसके ब्रैक्स हीट कैपेसिटी क्या कहती है? हीट कैपेसिटी ये कहता है कि हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट टेक्स प्लेस चेंज ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस एग्जैक्टली। यहाँ पे वो ग्राम की बात नहीं करती, मैथ्स की बात नहीं करती। हीट कैपेसिटी जस्ट हीट चेंज है बाय चेंज इन 1 सेल्सियस टेम्परेचर, और जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट वो भी हीट चेंज है बट 1 सेल्सियस ऑफ द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इन केसेस में हमारी स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में फर्क आता है। जैसा कि यहाँ पे हम अगर m स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये जो हमारा ओवरऑल कैलकुलेशंस हैं ये हम यूज करते हैं। मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या है और स्पेसिफिक हीट क्या है और उसके साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ठीक है। और इनके हम मेजरमेंट भी करते हैं। ओवरऑल जो टेक्निक है दैट टेक्निक इज कैलोरीमेट्री, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर। और डिफरेंट टाइप के कैलोरीमीटर हो सकते हैं, मॉम कैलोरीमीटर हो सकते हैं, ग्लास कैलोरीमीटर हो सकते हैं, और इसमें जिस चीज को हमने मेजर करना होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम एच से डिनोट करते हैं और ये स्टेट फंक्शन है। अब एक टर्म स्टेट यूज की जाती है और एक स्टेट फंक्शन यूज की जाती है। स्टेट इज द smallest part of the state function। Actually जो state function है उसकी definition ही है that is a property which depends upon initial and final states but doesn't depends upon pathway। मतलब मैकेनिज्म पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, पाथवे पे डिपेंड नहीं करती, इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करती, स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये कहती है इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या है। सो that is called the enthalpy, that is called the state function, ठीक। मतलब जिसमें हम चेंज मेजर कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, और जिसमें हम चेंज मेजर नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड जस्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट हम इसे कंसीडर करते हैं। सो एक्चुअली जो मेजरमेंट्स हमारी हैं वो एंथैल्पीज हम मेजर करते हैं। जैसा कि हमारे पास कैलोरीमीटर है और इस कैलोरीमीटर में हम इग्निशन कॉइल जो हम यूज करते हैं और उसके साथ साथ बॉम्ब भी अंदर हमने रखा हुआ है, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर इन व्हिच कंपोनेंट्स और रिएक्टेंट्स आर प्लेस्ड। तो मोस्टली जो हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर है दैट इज यूज्ड फॉर हाई एंथैल्पीज प्रोसेसेस। और ऐसे हमारे रिएक्शन जिनकी एंथैल्पी और रिएक्शन मैक्सिमम होती है, तो ये उनकी मेजरमेंट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं जो बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ग्लास कैलोरीमीटर हम दूसरा यूज करते हैं वो लो एंथैल्पीज के लिए, और तो ग्लास कैलोरीमीटर यूज किया जा सकता है हीटर न्यूट्रलाइजेशन के लिए या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, इसको हम यूज कर लेते हैं जिसमें एनर्जी होती है।
लेकिन अगर मैक्सिमम चेंज जैसे एंथैल्पी कंबशन की तरफ में जाना है, दैट इज द मेजर चेंज, lot amount of energy is involved during this change. So glass calorimeter is not applied, इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता. So warm calorimeter should be tried for the measurement of this uh, heat or temperature by using calorimetric technique. Okay. तो फर्दर हीट चेंजेस साइन कन्वर्सेशन क्या होगी, अगर हीट फ्लो करेगी आउट ऑफ द सिस्टम दैट शुड बी एक्सोथर्मिक एंड इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन, और इनटू द सिस्टम अगर मूव करेगी दैट शुड बी एंडोथर्मिक एंड इट शुड बी डिनोटेड विद पॉजिटिव साइन. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज चेंज एनर्जी इज इक्वल टू Q plus W, और Q is heat and W is work. ये हम पहले भी इसी में पहले कंप्लीटेड में डिस्कस करके आ चुका हूँ. और अगर हम इसमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ये कहते हैं कि दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई, एंड कांस्टेंट प्रेशर दैट शुड बी नेम्ड एज डेल्टा एच. So overall delta H should be equal to delta E plus P delta V. या हम एक और एंगल से भी लिखते हैं कि डेल्टा H is equal to डेल्टा E plus डेल्टा N R T. अब डेल्टा N क्या चीज होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को जब हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड डेल्टा N. तो डेल्टा N से ही हम ये मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास डेल्टा N प्रोडक्ट्स की ज्यादा है या रिएक्टेंट्स की ज्यादा या ओवर सेम है. When delta n is equal to 0, then delta h should be equal to delta e. और अगर delta n products के ज़्यादा होंगे, then delta h should be greater than delta e. और delta n अगर number of molecules के ज़्यादा होंगे, then delta h should be less than that of the delta e. तो ये mathematical equation हमारे पास आएगी. Delta h is equal to delta e plus delta n r. Delta n की वैल्यू हमने नॉट पुट करनी है, और delta n में जो नंबर ऑफ मोल्स हमने लेने हैं वो गैसेस के ही लेने हैं. हमने गैस लिक्विड्स या सॉलिड्स के मोल्स वहाँ तक लेने, जस्ट हम गैसेस के मोल्स लेते हैं, वो रिएक्टेंट्स और कंपैरिजन में हम उसका सम निकाल लेते हैं. तो जैसे सी जो कार्बन जो सॉलिड है, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता हूँ 1 मोल के साथ, तो CO2 भी 1 मोल बनते हैं. अब हालांकि देखने में रिएक्टेंट में आपका 1 मोल कार्बन का है और 1 मोल ऑक्सीजन का है, 2 मोल्स हो गए. प्रोडक्ट में आपके पास 1 ही मोल कार्बन है एक साइड पे, इसका डेल्टा एन तो नेगेटिव में होना चाहिए, लेकिन इसका डेल्टा एन जब कंसीडर करते हैं जीरो कंसीडर करते हैं. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में जो कार्बन था दैट वाज सॉलिड और ऑक्सीजन गैस था, इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 मोल था, और प्रोडक्ट में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी वो भी 1 मोल था. तो 1 और 1 मोल अगर सेम है तो डेल्टा एन शुड बी इक्वल टू 0. तो ओवरऑल हमने जो है कंपैरिजन करना है दिस बेस पे, डेल्टा एन जब आएगा तो इसमें जो है रिलेशन है डेल्टा ई और डेल्टा एच का, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है जी. क्वेश्चंस क्या हैं? स्लाइड्स ऑफ वर्क एंड द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. जी यही स्लाइड है बिल्कुल. एंथैल्पी चेंज सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम. एंथैल्पी चेंज सॉलिड और लिक्विड के लिए कैसे सेम होगी? एंथैल्पी चेंज सॉलिड और लिक्विड्स के लिए सेम होगी? नहीं, सेम तो नहीं होगी. सॉलिड और लिक्विड के लिए डिफरेंट होगी एंथैल्पी. जी फर्दर हम देखते हैं कि वर्क जो डन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ हम आते हैं, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टोटली रिलेटेड विद एंथैल्पी. डेल्टा एस से हम इसे जो है वो रिलेट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, और इसमें हम जो कंपैरिजन करते हैं ये एंट्रोपी, बल्कि लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहा जाता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है. अब इसमें जो हमारे थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ये थर्ड लॉ है, तो ओवरऑल वो एनर्जी की ही बात कर रहे होते हैं कि टोटल एनर्जी चेंज है वो क्या है, जीरो है. हाँ बास्कत कुछ इस तरह से कह रहे होते हैं, फ्रैक्शन प्रोसीड इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप्स के हिसाब से कंपेयर कर रहे होते हैं. कुछ जो है वैसे ओवरऑल साइकिल की बात कर जाते हैं, कुछ जीरो की बात कर जाते हैं. ओवरऑल एनर्जी चेंज जीरो, मतलब एनर्जी कैन नाइदर प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another form. ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू ओवर टी बता, डेल्टा क्यू इज द हीट चेंज डिवाइडेड बाय टेंपरेचर, that is called entropy or second law of thermodynamics.
अभी जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एक्चुअली दैट इज डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। मतलब हम जब इंट्रोपी की बात करते हैं तो इंट्रोपी एक्चुअली दैट इज डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम भी हम कहते हैं। जितना रैंडमनेस बढ़ेगी तो उसके साथ साथ जो इंट्रोपी है वो भी काफी रहेगी। और ज्यादातर जो इंट्रोपी इंक्रीज होती है या डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है वो हाई एनर्जी की वजह से होती है। जैसे कि इन ऑल ओवर द यूनिवर्स हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। इट मीन कि डिसऑर्डरनेस इज आल्सो इंक्रीजिंग। it means कि movements of molecules is also increasing, so entropy is also increased। ठीक है। और इक्वेशंस हैं ये कुछ जो हम मेंशन करते हैं उसमें स्टेट मेंशन करना जरूरी होती है कि हमारी जो स्टेट है, क्योंकि H2O लिक्विड भी होता है, H2O सॉलिड भी होता है, H2O गैस भी होता है, लेकिन इनकी एनर्जीज में बड़ा फर्क है। अगर ऐसे लिखेंगे तो एनर्जी कुछ और होगी, अगर लिक्विड लिखा जाएगा तो एनर्जी कुछ और अगर गैस लिखा जाएगा तो एनर्जी कुछ और हो जाएगी। ठीक है। 2 moles of solid magnesium combined with 1 mole of oxygen gas, 2 mole of solid magnesium oxide is formed। Actually that is balanced chemical equation। और फर्दर ये है कि how much heat is released when 12.5 grams of ethanol is burned। अब 12.5 grams हमने moles इसके निकाले हैं। C2H5OH that is around 40 29 and 30 46 46 46 का हाफ अगर हम कर दें तो 23 और 23 का हाफ कर दें, these are the 1.4 moles, 1/4 moles। अब जब 1/4 moles हैं तो उसके साथ कंपेयर कर किया जा सकता है कि 1/4 moles हैं तो उसकी एनर्जी भी इससे 4 टाइम्स कम हो जाए। जैसे कि ये हो गया mass over molar mass मल्टीप्लाइड बाय वो एनर्जी थी तो हमारे पास 4 टाइम एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी 371 किलो जूल्स। इस तरह से हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हीट एब्जॉर्ब बाय वन मोल ऑफ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी एंड that is your enthalpy, and enthalpy is also the molar heat of solidifications। Further, delta H vaporization to condensation, but negative and positive. It depends upon either you're moving from lower concentration, a lower energy level to high energy level. If we are moving from a lower to high energy level, that should be endothermic process, and from high level to low level, that should be exothermic process. As freezing is towards low energy level, that is exothermic. As well, condensation will deposition. These are these are exothermic processes. But the vaporization, the sublimation, these are called exothermic processes. So heat change is caused by dissolution of one mole of the substance in molar heat of solution. So that is enthalpy operation. Further, heating curve for water at this temperature -10, the amount of heat added that is not too much, but from -10 to 0 it should be solid, and during solid state it might be possible there should be minor change. At 0 Celsius all solid is melted, and the further one H2 solid and H2 liquid are at equilibrium, and solid begins to melt, and some water should be produced from this point. And there is a major change, and during this major change, H2 was liquid because it can survive around up to 100 degrees Celsius. So the boiling point of water should be the maximum change from 0 to 100 Celsius. And after that, these molecules can survive as liquid gases or solids। फर्दर there's review में जो बताया गया है कि 1 mole of C3H8 liquid है that is converted into C3H8 gas।
So it should be the loss. It should be addition of the molecule gas. Addition of the energy should be endothermic. From liquid to solid, of Hg, liquid solid force that develop. Liquid solid, it means forces have developed. So there's also some other changes in which physical state is mentioned, and physical state is necessary for the conversion. Either it might be evaporation, vaporization, condensation, sublimation. So these all are possible values. Further calculating the heat of reactions, Hess's law is here. Hess's law states that either reaction proceed in single step or in several steps, the total enthalpy remains constant. So most probably the transformation of products are higher than the transformation of the reactants. So the delta HF for products is higher than delta HF formation. Next ये है कि calculate करने हैं enthalpy change in kilojoules of the following reaction. Aluminium will react with Fe2O3 from Fe and Al2O3 and Al2O3 is further treated. Fe is further treated with this one. So Fe2O3 is so these both are as proxies, but when it should be clear, then we can find the enthalpy of the one step. So there are also another example of enthalpy. The enthalpy can be measured from delta H final, enthalpy to final minus enthalpy of initial. So from this delta H can be calculated, and delta H can also be calculated from for a different energy activation energy relationship. So internal energy relationship between the enthalpy of reaction. Further, delta H is equal to final minus initial. If final is greater than initial, it should be endothermic. If initial is greater than final, that should be exothermic. So delta H can be calculated from this. Furthermore, Hess's law is there. Hess's law actually represents a reaction as proceed in one step or in several steps to the enthalpy change remains constant. As hydrogen and oxygen are treated to form water molecule, the total energy change is minus 285.8. But in case of steps, in first step, 241.8 kilojoules and further from gas to liquid, there's minus 44 that energy is released. So overall Hess's law अगर हम देखें ताकि डायरेक्ट यहाँ से आए या इधर से होकर यहाँ पे total energy change remains constant. So Hess's law is also applicable here. The energy of the molecules is given, and furthermore Hess's law states that total enthalpy change remains constant as this one. So there's elements can be directly converted into the products by this enthalpy, but first of all, elements are treated into the reactants, and reactants are further treated for the products. That's the calculation from which delta H can be calculated. As there are mentioned, three reactions. First one is the laughing gas and two formation. Next one is nitric oxide and nitrogen dioxide. So enthalpy of formation of these components are given. It might be enthalpy formation or somewhere else. So when N2 or NO2 will react to give the 3NO, what should be the enthalpy? So from this one, that should be dissociated with the bond, and that bond should also be dissociated, and there should be the new bond formation. So enthalpy can be calculated from the bonds which are dissociated. The value should be mentioned as minus 3, minus, and the molecules which are dissociated, the energy is represented in positive sign, and the bonds which are produced, energy should be represented as negative sign. So it can be calculated, enthalpy values are here. So when we move from gases to gas, 42 energy required, and when liquid or some other somewhere else, the enthalpy is higher as compared to the both can exist in liquid state. Furthermore, there are also changes in thermal formation can be measured. Thermal formation actually that is a formation of one mole of the substance from its reactants. As in first equation,
in that one hydrogen and oxygen, there is the standard states. These are reacted to form the H2O, and the formation of H2O, that is also called enthalpy formation. Actually, in enthalpy formation, we can say that is a heat change at standard temperature when 1 mole of the product is formed from its elements. So from carbon and oxygen, when we have to develop the carbon monoxide, the enthalpy should also be called as enthalpy of फॉर्मेशन या फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का है। अच्छा, एक और चीज, कार्बन को जब हम लेते हैं, कार्बन को हम लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड स्टेट। सो कार्बन shouldn't be the diamond, but it should be graphite, because graphite is a standard state, low energy state as compared to diamond। डायमंड की एनर्जी ज्यादा होती है और ग्रेफाइट इसकी एनर्जी से कम होती है। सो that is the standard state of the atoms in stride. Geometry are in thermochemistry. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये भी आपने बात किया है कि हम मोस्टली ग्रेफाइट यूज करते हैं, तो ये मैंने पढ़ा है कि मतलब ग्रेफाइट जो होता है ये डायमंड के निस्बत मोर स्टेबल भी होता है और मोर रिएक्टिव भी होता है। अब हम तो मोस्टली ये कहते हैं कि रिएक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो ये यूनिवर्सल नहीं है या फिर ये कोई नहीं, ग्रेफाइट में एक्सेप्शन है? रिएक्टिव डायमंड ज्यादा होगा, ग्रेफाइट लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव लिखा हुआ था पियर्सन की बुक में, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एज वेल एज मोर रिएक्टिव। वो सर बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर, के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना उसका मेल्टिंग नहीं पॉइंट, और उस नहीं हवाले नहीं से नहीं नहीं ये नहीं, जो होता है मेल्टिंग डायमंड होता है ये मेल्टिंग इस। मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ज्यादा है। जी सर। एक्चुअली जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दैट इज अ फिजिकल स्टेट, इट्स नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जी सर। which is based upon you can say the joint structure or layered structure or some other arrangements. So melting जी और boiling point उस सर पर वो डिपेंड करते हैं। बस मैं एक मिनट में इसको एक्सप्लेन कर ये देता हूँ। तो रिएक्टिव। अब हाँ, जी, अब ग्रेफाइट और रिएक्टिविटी उस केस पर थी। जी हाँ, सर। अब वो ग्रेफाइट और नाइट्रिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन था। हाँ, वो स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्शन है। अदरवाइज हम जब देखते हैं तो डायमंड इज जी मोर रिएक्टिव, लेकिन ना जब हम असल में रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जी जी टूटेगा, दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। अब ग्रेफाइट में जब हम एनर्जी प्रोवाइड सही करते है। हैं, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता, उसमें वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसे एनर्जी मिलती है और उसकी डिलोकलाइजेशन बढ़ जाती है ग्रेफाइट के केस में। सही सो है। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ और बॉन्ड डायमंड, डिस्टेंस भी कम है। हाँ वो भी वन तक में 141 है मेरे ख्याल में, इस रेंज में आ जाता है, या 130 जी में आ सर। जाता है पिकोमीटर, उसका 154 और में चला जाता है। 1.42। जी सर। अब जब डायमंड के केस में हम जाते हैं, जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एक सूटेबल स्टेट पे जाके, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, वो पेश करेंगे, उसमें बॉन्ड ने ही एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, और जैसे बॉन्ड एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ऑसिलेट करेगा और ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक सही है हो रहा है। ना, मेल्टिंग पॉइंट और जी बॉइलिंग सर। पॉइंट, जैसे ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हम और भी बहुत से एंगल से देखते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि मेल्टिंग पॉइंट और सही बॉइलिंग है। जी पॉइंट सर। ज्यादा है स्टेबिलिटी ज्यादा है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर यहाँ पर ना एक पॉइंट पढ़ा था मैंने कि ग्लास कैलोरीमीटर और बॉम्ब कैलोरीमीटर में, कि ग्लास कैलोरीमीटर में प्रेशर कांस्टेंट होता है, नो डाउट उसमें हम कोई इसमें प्रेशर चैम्बर नहीं यूज करते तो डेफिनेटली प्रेशर कांस्टेंट है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में लिखा हुआ था कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल। यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब। तो वो किस किस हवाले से कैसे होता है? हम उसमें वो ये जो होता है प्रेशर ना, बढ़ाते हैं उस वजह से होता है? नहीं नहीं, उसमें हमारा ये है ना कि ओवरऑल हमारा जो बॉम्ब होते हैं वो इनसाइड द जैकेट चला जाता है ना, तो उसमें ऐसे समझे कि अच्छा। हम क्लोज वेसल में चले जाते हैं, जिसमें combustion करा देते हैं। तो ना ठीक। ना वो मैटर एक्सचेंज कर सकता है बाहर, ना कुछ, ओवरऑल वॉल्यूम उसका नहीं करेगा उसके है। इस केस में हम इसे क्यू वी कहते हैं और इधर हम क्यू पी कहते हैं।
Heat change at constant pressure and constant volume. तो सर एक पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है इसे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं बाय बाय बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है। तो अ, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है इसको भी हम समटाइम्स बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू ही फाइंड करते हैं, लेकिन हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी तो हम इंडिपेंडेंटली भी फाइंड कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कर सकते हैं उसको, एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम अफिनिटी फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा ना? असल में होता ये है कि ये जो एनर्जी चेंजेस आती है ना, ये जितने भी, ये जी सर। ऐसा समझे कि हमारी, सपोज हम ये कहें ना कि सोडियम सॉलिड है, सॉलिड से जी पहले उसको गैसियस स्टेट में ले जाएं, फिर उसको किस में ले जाएं, जी। आयनाइजेशन स्टेट में ले जाएं। ठीक है। सही हो गया। अब असल में जो प्रॉब्लम आता है दोनों केसेस में, हम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है वो मैं उसमें बताता हूँ। अब सोडियम को गैसियस स्टेट में स्टेबल कैसे करें? मतलब हम बिल्कुल। सोडियम को गैसियस स्टेट में स्टेबल करें, फिर उसको आयनाइज करें, और गैसियस स्टेट में हम कैसे उसको स्टेबल करें, या किसी और एलिमेंट को, हम्म, क्लोरीन को हम गैसियस स्टेट में कैसे स्टेबल करें? ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इस केस में फिर सही। ज्यादातर जो अथेंटिसिटी है वो यही है कि हम दोनों का इनडायरेक्ट मैयर करें। इनडायरेक्ट इसलिए है कि एक तो हम उसको मेल्ट करके देख लें, मेल्टिंग पॉइंट आ गया नहीं, या उसकी उसको वेपोराइज करके देख लें, भाई कोई वेपोराइजेशन पॉइंट आ गया हमारा, उसको आयनाइज ना करें। दूसरा ये है कि हम उसको टोटली गैसियस स्टेट में वेपोराइज करके आयनाइज कर लें, तो टोटल का भी हमारे पास आएगा, और उसमें डेल्टा एच वन भी हमारे पास आ जाएगा, तो डेल्टा एच टू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो असल में आयनाइजेशन है या इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि गैसियस ठीक। स्टेट में हम उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते सही। अच्छा सर, मैंने ना इसकी एक और मतलब खुद से सोची है रीजन, तो ये वो भी आपको बता देता हूँ। मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि आयनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं एनर्जी दे के, तो उसको फाइंड करना इजी है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हैं। हाँ, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? वो इलेक्ट्रॉन विद इन द रिएक्शन होता है, तो इसलिए हम इसलिए उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये भी रीजन ठीक है? ये ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन तो हम दे सकते हैं, उसकी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बेसिक रीजन ये है कि असल गैसियस स्टेट में उसको स्टेबलाइज करना मुश्किल हो जाता ठीक होगा सर। सर ये लेटेंट हीट और ये मोलर हीट, इसके बारे में कुछ बता दें। है। लेटेंट असल हीट में क्या होती है? हाँ, लेटेंट हीट होता है इनडायरेक्ट हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट जो हम हीट होता है, मतलब सपोज मैंने जैसे मैंने एक कंटेनर में किसी चीज को हीट अप करना है, और मैं डायरेक्ट उसको हीट नहीं प्रोवाइड कर रहा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे कंटेनर में मैंने वाटर रखा हुआ है, उसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ, वो इनडायरेक्टली वो वेपर्स आते हैं और आके हीट प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ऑब्वियसली हम इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या दूसरा की टर्म भी हम यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है नेचुरल क्या है। ठीक है। और यानी कि दूसरी, उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो? नहीं मतलब जैसे मैंने, हम स्टीम क्रैकिंग जैसे हम करते हैं, स्टीम क्रैकिंग ऑर्गेनिक, ठीक 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 ठीक। स्टीम क्रैकिंग सही असल है। में हम क्रैकिंग तो कराना चाह रहे हैं हाइड्रोकार्बन, लेकिन हम बिल्कुल। हाइड्रोकार्बन्स को डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड कर रहे उसकी क्रैकिंग करने के लिए, हम इनडायरेक्टली उसको स्टीम प्रोवाइड करते हैं, और स्टीम का कोई काम नहीं है सिवाय आके हीट ट्रांसफर करने के। ठीक। ठीक है, दैट शुड बी लेटेंट हीट। तो क्या मोलर हीट जो टर्म हम यूज करते हैं वो 1 मोल के लिए, 1 मोल अगर हमारे पास कोई ठीक। सब्सटेंस है, उसके ऊपर मोलर हीट जिसमें टर्म यूज जिसमें करते स्टेट चेंज हो रही होती है। हैं। हाँ, वो मोलर हीट वेपोराइजेशन भी हो सकती है, वो कंडेंसेशन भी हो सकती है, वो फ्यूजन भी हो सकती है, वो मतलब सब्लिमेशन भी हो सकती है। जी सर। तो सर इंट्रॉपी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ बता दें। असल में ना, इंट्रॉपी तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, जी जी। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉपी। असल में इंट्रॉपी हाँ। फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी है इसका कंसेप्ट, और केमिस्ट्री में भी है इंट्रॉपी का। फिजिक्स ये जी। कहती है कि इंक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड इंट्रॉपी,
ठीक है। असल में ये जो मैंने ठीक है। मैंने आज जो बात की, मैंने फिजिक्स वाली बात की कि ठीक एनर्जी ठीक। बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, बायोलॉजी ये कहती है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एंट्रोपी। ओवरऑल जो वो भी पॉपुलेशन हम बढ़ा रैंडम। रहे हैं, हाँ, उससे रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी उसका इंक्रीज हो रही ठीक है। हो असल गया। में जो केमिस्ट्री का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एंट्रोपी, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे इंक्रीज इन ऑब्वियसली रैंडमनेस बढ़ेगी। जी सर। ठीक है। और जो ये जो इस केस में आ जाएगा ना एंट्रोपी, जो कि सेकंड लॉ भी है इसमें। अच्छा, अब जो दूसरी बात है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। अब हमारे पास जैसे कि हम मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं कि हमारा जैसे ये है इंटरनल एनर्जी है या इंथैल्पी है, इस तरह की जो हम टर्म्स यूज करते हैं। तो इसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ वर्क या इस तरह का जो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना किसी सिस्टम की, उसको मैयर करने के लिए हम टर्म जी यूज सर। करते हैं बस। वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं होती, या टोटल हीट कंटेंट नहीं होता। वो सिर्फ जो वर्क की जो अमाउंट है या जो परफॉर्मेंस आएगी हमारे सिस्टम की, उसके लिए होता है। दैट गिव्स फ्री एनर्जी, वो ठीक ठीक है। परफॉर्मेंस देगी। वो टोटल एनर्जी नहीं कंसीडर की जाएगी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी एक्चुअली दैट इज लेस एज कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी। एनर्जी इंटरनल विच इज अवेलेबल अवेलेबल टू अवेलेबल डू टू डू वर्क। वर्क, हाँ, इस तरह से कह सकते हैं, सही हो उसको गया। हम कह सकते हैं दैट इज गिव्स ठीक फ्री ठीक। एनर्जी। बाकी इंटरनल एनर्जी में तो अच्छा। तमाम टाइप ऑफ एनर्जी है। जी सर। अच्छा सर, हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग व्हेन वी डू इवेपोरेशन, द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो ये रैंडमनेस के केस में है, हाँ यानी कि वो जिस तरह कायनात फैल रही है या जिस हाँ, तरह हम पानी को बिल्कुल। इवेपोरेट करते हैं तो उसके वाटर वेपर्स फैल जाते हैं, तो ये रैंडमनेस के केस जी, है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है सर। तो ओके सर, एक लास्ट एक बात पूछनी थी, क्या हमें कैलकुलेटर लेके जाने की इजाजत होगी नहीं, पेपर में? तो नहीं। तो रफ रफ तो होता है उसमें, उसको करना है। तो अगर ये इस तरह के मैथमेटिकल टर्म्स आ जाती हैं तो इसकी हमें पहले प्रैक्टिस रखनी चाहिए। नहीं, वो तो फिर डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स और साइंटिफिक नोटेशंस को यूज करते हैं। इतना गैप होता है उसके ऑप्शन के दरमियान, क्लोज ऑप्शन नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और सर, जो हमारा 20% पोर्शन है जो कि हमारा आएगा जनरल इंफॉर्मेशन में से, उसमें हमें इंग्लिश एफएससी लेवल की टच नहीं, कर लेनी चाहिए, काफी उसमें है। इंग्लिश ना पैराग्राफ होता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर होती है, और अच्छा। उसमें दो क्वेश्चन उर्दू के होते हैं, और उसमें से कोई पता नहीं वो कहाँ से उठा के दे दे। मतलब जब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो टेस्ट हुआ था जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, उसमें मुझसे हमारे उस टेस्ट में पूछा हुआ था, किसी पश्तो फिल्म का नाम था, और उसमें उसकी जो एक्ट्रेस थी उसका नाम पूछा हुआ था, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था उसका, फिल्म को पता नहीं था कि फिल्म कौन सी है और उसमें ठीक। एक्ट्रेस जो थी वो कौन सी है। और इस तरह के जो है ना वो, अच्छा, एक और पता नहीं गजल थी, पता नहीं किस तरह की नज़म थी या गजल थी, ऐसे भी नाम उसका टाइटल था, उसका राइटर पूछा हुआ था, और ऑब्वियसली वो उर्दू का बंदा ही है, वो भी जो अच्छा उसमें जो है वो इंटरेस्ट रखने वाला उर्दू का बंदा है, उससे ही पता होगा। अदरवाइज वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो तुक्का ही हो सकता है वो क्वेश्चन। क्योंकि जनरल नॉलेज में आपका तुक्का लग जाता है, जो है वो पूछ लेते जी हैं, सर। किसी का कैपिटल पूछ लेते हैं, करेंसी पूछ लेते हैं, सभी चीज़ें पूछ लेते हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ जी कर सर। जाते हैं। अगर उर्दू जी से सर। रिलेटेड ग्रामर पूछ लेंगे तो वो भी ऑब्वियसली आपसे नहीं होती। ग्रामर भी पूछ लेते हैं सब, जी कि सर। ग्रामर पूछ ले कोई डिटेल में अंदर से जाके, तो जी सर। ऑब्वियसली जिसका उर्दू स्ट्रांग होगा, जिसमें उसे ग्रामर उसको याद होगी, तो वही कर सकता है, अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब सात जी आठ सर। क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम उनको ना ही टच करेंगे, सही है। अगर उसमें अभी कंफर्म है तो। थैंक यू सो मच सर। सर, एक और डाउट है अभी माइंड में है। ये सर,
कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है और कुछ एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें कोई मेजर डिफरेंशिएशन? फिर इसमें इसको देखना पड़ेगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज और ठीक है सर, वो आप फिर बाद में इसको ग्रुप नजर में आती बता है, दीजिए। इसको देखना, इसको ग्रुप में बता दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसा